ओके, गुड इवनिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम, जिसके नाम में तो स्माइल आ रही थी लेकिन जिसके टॉपिक्स में स्माइल उड़ रही थी, है ना। कल यही हुआ था ना हमारे साथ। कहाँ हमने सोचा था शेयर कैपिटल आएगा, हमने सोचा था बैलेंस शीट P&L आएगा, आया क्या था? असर्शंस। असर्शन की डेफिनेशन अब जो भी है यही जिंदगी है, यही ऑडिट है। रिप्रेजेंटेशन बाय द विच इज एम्बॉडीड इन द यूज्ड बाय द क्या के लिए? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट में अकर। यानी कि फिर से एक बार अपन बोलेंगे ऐसे 315 के अकॉर्डिंग असर्शन की डेफिनेशन में क्या आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द एफएस यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द इवैल्यूएट। ठीक है, तीन तरह के असर्शंस होते हैं। अगर आप इस चैप्टर की बात ना करें, जर्नली पहले बात करते हैं, ठीक है। दोनों को मैं कोरिलेट करके चलूंगा। जर्नली अगर आप बात करें, सबसे पहले होते हैं ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। दूसरे होते हैं अकाउंट बैलेंस के, तीसरे होते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के। तो सबसे पहले होते थे ट्रांजैक्शन के। इस चैप्टर में वो ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। मेमोरी टेक्निक थी AOC क्यूब। तो आप लोग अपने हिसाब से जो हमने चैप्टर 3 में लिखी थी, यहाँ पे भी एड ऑन कर लेना AOC क्यूब में, है ना। ए से आपके पास क्या आता था? यहाँ पे एक बार के लिए मैं लिखने का ट्राई करता हूँ। ए से क्या आता था? अब तो आपके पास बुक भी है, एक्यूरेसी, ठीक है। ओ से क्या आता था? अक्रेंस। ओ वाला तो ठीक है, चलो जी, ये ओ वाला ठीक है। ए वाला हमने लिख दिया। सी से क्या आता था? कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, और तीसरा मुझे थोड़ा कट ऑफ पीरियड होता था, कट ऑफ। कंपेरेबिलिटी नहीं आता था। कंपेरेबिलिटी अकेला असर्शन है ही नहीं। तीसरे वाले में कंपेरेबिलिटी के साथ कुछ हो रहा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी या कुछ। यहाँ पे आपके पास ए से था एक्यूरेसी, ओ से था अक्रेंस, सी से था क्लासिफिकेशन, एक सी से आपके पास था कंप्लीटनेस, एक सी से था कट ऑफ। और जब हम बात करते थे कंप्लीटनेस कॉमन होता था तीनों में। तो अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहते, अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं भी रहते, तो आप इनकम स्टेटमेंट वाले ये ट्रांजैक्शन वाले कराना है AOC की क्यूब। ए से, ओ से, सी से कंप्लीटनेस, कट ऑफ और क्लासिफिकेशन। लेकिन इस चैप्टर में अगर आपको शेयर कैपिटल या कुछ ऐसा कुछ पूछा जाता है, या सेल्स पूछा जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट एक याद रख लेना। एक्स्ट्रा कौन सा है आपके पास? मेजरमेंट। फिर बैलेंस शीट के होते थे AOC E। ए से एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, ओ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सी से कंप्लीटनेस, ई से फिर से प्रेजेंटेशन के AOC की स्क्वायर, ए से एलोकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, यहाँ पे मिक्स कर दिया, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ओ से अकरेंस एंड एग्जिस्टेंस, सी से कंप्लीटनेस, और अगला सी से क्लासिफिकेशन था। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिर से आया मेजरमेंट वाला। चलो जी आगे चले। अब आपके पास अच्छे वाले टॉपिक शुरू हो जाएंगे। अब आपका मन करेगा कि हाँ ठीक है, कि वाकई ये एफएस था। सबसे पहले है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि बैलेंस शीट आइटम्स की ऑडिट होने वाली है। अब कल मैंने आपको बताई थी एक चीज, अगर आपको शेयर कैपिटल चेक करनी है तो डजंट मीन कि शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड आई हो, यानी कि इशू हुई हो या फिर बायबैक हुई हो। इशू होगी तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बायबैक होगी यानी कैंसिलिंग हो जाएगी तो कम हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है ना। जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या पब्लिक कंपनीज एक ही बार शेयर कैपिटल इशू कर लेते हैं, सालों साल वही चलती रहती है। तो सबसे पहले अगर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल आता है, आपको इसके असर्शन लिखने पड़ेंगे। देखो ओल्ड सिलेबस में भी ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल था, ये ऑडिट ऑफ डिबेंचर इशू थे, ऑडिट ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट था, लेकिन वहां पे असर्शंस नहीं थे। आप लोगों के साथ क्या आया है, देखो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या 5 नंबर का, आपको मिलेंगे 3। अगर आपने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है तो भी 3। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो जो भी आपको एफएस वाली आइटम्स मिलेंगी ना, चाहे P&L अकाउंट की हो चाहे बैलेंस शीट की हो, आपको असर्शंस अपने आप जोड़ देने हैं, ठीक है। 3 लाइनों में एक एक लाइन लिख के असर्शन जोड़ देना, कि जैसे अब आया है कि शेयर कैपिटल की ऑडिट कैसे करेंगे, सबसे पहले असर्शंस लिख देना। तीनों की हेडिंग डाल के एक एक नंबर लिख देना कि एग्जिस्टेंस में ये है, एग्जिस्टेंस में ये है, कंप्लीटनेस में ये है, ठीक है, वैल्यूएशन में ये है। तो ये सब चीजें ऐड करके फिर आप शेयर कैपिटल का ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। शेयर कैपिटल की सबसे डेंजरस चीज क्या थी कि उसमें अकरेंस जरूरी नहीं है कि इस साल हुई हो कि ना हुई हो। शेयर कैपिटल हो सकता है 10 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी,
तब की हो रखी हो, तो आपको तो पी एंड एल अकाउंट में दिखेगा नहीं, इस साल के लेजर में दिखेगा नहीं, तो आपको शेयर कैपिटल का या इन्वेस्टर का रजिस्टर मंगवाना पड़ेगा। क्या कंपनी वाले सच में रजिस्टर मेंटेन करते हैं? बिल्कुल हाँ। ठीक है, आपको मैं एक दिन कल या परसों ना एमसीए की साइट खोल के दिखाऊंगा। खैर हमारे पास एमसीए की कंपनीज की ना नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली खुल जाती है। ठीक है, थोड़ी सी मेरे से गलती क्या हुई, लो वाली क्लासेस में मैंने कभी भी एमसीए की साइट खोली नहीं, ना ही अपने पूरे कोर्स में। तो कल हम क्या करेंगे, एमसीए की साइट खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे आप कोई कंपनी का नाम भरे ना, अगर किसी भी कंपनी का, अपने आप उस कंपनी का बेसिक डेटा खुल जाता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है तो अकाउंट बैलेंस, तो इसके आपके पास असर्शंस कौन से होते थे? एओसीई। तो ए से क्या होता था? एलोकेशन एंड, अब फिर से इसके साथ लिख देंगे एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, क्योंकि हम कॉमन याद कर ले तो हमारे लिए बेटर है, कम ना करो तो ज्यादा याद कर लो, है ना, कम से कम कंफ्यूज तो ना हो। ए से हो गया आपके पास एओसीई, एलोकेशन एंड वैल्यूएशन। ओ से अक्रेंस, अब देखो हाँ, ओ से था राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, है यहाँ पे देखो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं इनका, कुछ भी नहीं। सी से क्या है? कंप्लीटनेस, वो है। ई से क्या है? ठीक है, तो ए वाला हमारे को मिल गया। ए, हाँ जी ले लो ए से आपको मिल गया, ओ से मिल गया, ओ से नहीं मिला, सी से मिल गया, ई से मिल गया, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर डाल दिए इन्होंने। असर्शंस हर टॉपिक में आने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक करवा दिया और मैंने आपको मेन मुद्दे की चीजें बता दी। अगर बैलेंस शीट की आइटम का ऑडिट प्रोसीजर पूछा जाता है, चाहे पी एंड एल अकाउंट का, जैसे पहला टॉपिक निकल के आ रहा है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, तो बैलेंस शीट आइटम है ना, तो मैंने आपको कहा था 5 में से 3 नंबर मिलेंगे अगर आप ऑडिट प्रोसीजर लिखाते हो। लेकिन अगर आप असर्शंस भी साथ में ऐड ऑन कर देते हो, पेपर में क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि राइट द असर्शंस आल्सो, पेपर में आएगा राइट द ऑडिट प्रोसीजर विद रिलेशन टू शेयर कैपिटल, इतना ही क्वेश्चन आएगा, एक ही लाइन का सिर्फ, राइट द ऑडिट प्रोसीजर विद रिलेशन टू, वो असर्शन के बारे में बात नहीं करेगा। अगर आपको 5 में से 4, 4.5, 5 लेने हैं तो असर्शंस अपने आप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लो, एग्जाम में यहाँ पे साइड पे लिख लो वरना याद नहीं रहेगा ना। एग्जाम में असर्शंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में असर्शंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, हमें अपने आप ऐड करने पड़ेंगे, हमें अपने आप ऐड करने पड़ेंगे। कौन से वाले टॉपिक्स में? अगर ये वाले चैप्टर का टॉपिक आ रहा है, चैप्टर 9th में, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आप लिख देंगे। अगर आपको लग रहा है कि पी एंड एल की आइटम का ऑडिट प्रोसीजर पूछा गया या बैलेंस शीट की, चलो अब आप करते हैं ऑडिट प्रोसीजर। मतलब बड़ा मजा आने वाला है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छी चीज है, कम से कम अब हमें सारा कुछ याद करने की नौबत नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें सारा कुछ याद करने की नौबत नहीं आएगी। रीजन क्या है? शेयर कैपिटल सीधा सीधा अकाउंट से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे आप ये वाले टॉपिक्स भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है शेयर कैपिटल के बारे में आप भी थोड़ा अच्छा लिख सकते हो तो भी चलेगा। जैसे आप पढ़ के देखते हैं क्या है शेयर कैपिटल की ऑडिट आप कैसे करेंगे। कंपेयर द ईयर एंड बैलेंस ऑफ ऑथराइज्ड, इश्यूड या पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द विद द प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर की पेड अप शेयर कैपिटल या ऑथराइज को पिछले साल के साथ कंपेयर कर लो। अगर दोनों बराबर है तो मतलब इस साल इश्यू नहीं हुई होगी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो मतलब इस साल इशू हुई होगी। दिखाओ मुझे बैंक बैलेंस, दिखाओ कितना पैसा आया, इन्वेस्टर्स के रजिस्टर दिखाओ, फॉर्मेलिटीज जो भी है। तो पहला आ गया ऑथराइज इशू या शेयर कैपिटल का कंपैरिजन। दूसरा, इफ देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन अ WR फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट देयर वर नो चेंज। तो कह रहे हैं अगर शेयर कैपिटल पहले भी 50 लाख थी अब भी WR ले लो भाई, चेंज तो नहीं की। तो सेकंड पॉइंट के साइड पे लिख लो WR। ऐसे कौन सा होता है इसका? ऐसे 580। तीसरा है इफ देयर इज एनी चेंज, ऊपर नो चेंज को सर्कल कर लेना, यहाँ पे एनी चेंज को, इज एनी चेंज ऑब्टेन द सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स या फिर पेड अप शेयर कैपिटल, सब कुछ। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे अभी ये चेंज कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ है। तो थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इफ चेंज check the BR, OR
ऑब्लिक ऐसा, ये मैंने तो लिखवा दिया रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी नीडेड होगा। यहाँ पे मैं लो नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बस अपन बात कर देंगे रेजोल्यूशन जो भी जरूरत होगा। ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ फॉर्म SH7 फॉर इंक्रीजिंग, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा एमसीए की साइड पे। अगर आपको शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है तो उसका फॉर्म नंबर होता है SH7, एमसीए की साइड पे आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि वहीं पे तो आप फिल करते हो। जब आपको एमसीए की साइड पे डालना है, क्या वहां पे भी आपको वो पैसे देने पड़ेंगे? उनको शेयर कैपिटल वाले पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो ऑथराइज शेयर कैपिटल से रिलेटेड फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी और फिगर्स चेंज कर देना। फॉर्म PS3 फॉर इंक्रीजिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, SH7 ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, PS3 पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। एंड वेरीफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड अलोंग विद इशू प्राइस। पहले चार कंपेयर कर लो इस साल की ऑथराइज पेड अप को पिछले साल के साथ। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो WR ले लो मैनेजमेंट से, चेंज हुआ है तो रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन दोनों पास कर लो मेंबर के भी, और SH7 ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए, PS3 पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। वेरीफाई वेदर द पेड अप शेयर कैपिटल एज एट द ईयर एंड इज विद इन द लिमिट। कह रहे हैं अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, याद रखना PUSC लेस देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यही रहता है हमेशा। ये तो बचपन से सीख रहे हो, ऑथराइज्ड उसके नीचे इशू आता है, उसके नीचे पेड अप आता है, तो इसमें तो आई थिंक कुछ है भी नहीं। इन केस इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द फी एंड स्टैंप ड्यूटी पेबल टू MCA। सर्कल करो, कैलकुलेट फी एंड स्टैंप ड्यूटी पेबल टू MCA एंड बीइंग अ कॉपी इस चीज की। यानी कि अब अगर आपने देखे हैं तो कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो बड़े टेक्निकली आ रहे हो, लेकिन सारे लॉजिकल जरूर है। तो पहले तो आपको ये ट्राई करना है कि यही वाले पॉइंट लिख सको, क्योंकि अगर आपने देखा है ना अभी तक जो अपने 6 पॉइंट पढ़े हैं, कहीं पे भी मतलब इररेलेवेंट पॉइंट नहीं लिखे हुए, सारे मतलब मजेदार पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आप भी ट्राई करना जितना हो सके मजेदार पॉइंट लिखो। चलो जी, पॉइंट नंबर 2, ऑडिट प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब ऐसे वाले टॉपिक ही आएंगे, बड़ा मजा आने वाला है आपको। ऑडिट ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हमारे लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात? अच्छी बात है, बुरी बात? प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रही है, रिडीम नहीं, तो लिख दो प्रॉफिट। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, और इसके लिए आपके पास होता है सेक्शन 52। प्लीज ये मत भूलना। देखा जाए कंपनीज एक्ट में तो सेक्शन आए थे, बाकी तो यहीं पे ही आ रहे हैं, और तो कहीं पे भी नहीं आए। बैंक ऑडिट में मैंने आपको बोला था मत करो, एक कारों के क्लोजेस थे, एक ये हैं। 52 याद रखना है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 1, +1 +2 में मैंने जिनको पढ़ाया उनको तो बड़े अच्छे से पता होगा। क्या कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकती है? कर सकते हैं। कितने % मैक्सिमम लिमिट है बाय द मतलब कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट? ऐसा तो नहीं होगा। 10 रुपए वाला शेयर मैं कितने %, 10%, 50% या 100% प्रीमियम पे इशू कर सकता हूँ? कभी पढ़ा सुना है कि तुक्के से आंसर निकल रहा है? सुना है ना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शेयर्स कितने, क्योंकि जब अपन डिस्काउंट के टॉपिक पढ़ते थे, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं होते, पहले होते थे, डिस्काउंट मैक्सिमम 10% अलाउड होती थी। प्रीमियम कितना अलाउड है? नो लिमिट। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में जब पहली बार भी IPO खुलता है ना, 300-400 रुपए का है। देखो 10 का 100% कितना होता है? 10 रुपए, यानी कि 20 रुपए। अगर 10 वाला शेयर 20 रुपए पे मतलब आप इशू करते हो, तब भी आप कहते हो 100% प्रीमियम। और मैं कह रहा हूँ 10 रुपए वाला शेयर सीधा ही 300-400 रुपए के ऊपर खुलता है, तो सोच के देख लो ये कितने % प्रीमियम हो गया, 3000% के 30,000%। तो प्रीमियम की नो लिमिट। तो पहला क्वेश्चन लिखो, MCQ में बन सकते हैं। इश्यू एट प्रीमियम विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, तो कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि आप 100% पे 100% प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, 1000% प्रीमियम पे भी। कह रहे हैं वेयर कंपनी हैज इशूड अ सिक्योरिटी प्रीमियम वेदर फॉर कैश या अदरवाइज, कंपनी शैल ट्रांसफर द अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपको ये वाला अकाउंट खोलना पड़ेगा, या आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं आजकल। सेक्शन 52 ये आपको नहीं भूलना है, सेक्शन 52। अब देखते हैं अपन प्रोसीजर क्या देखें। पॉइंट समझ रहे हो? अपने आप को कोरिलेट करो,
ठीक है, 2 दिन पहले SBI का शेयर्स आए हैं IPO, पता है SBI के IPO निकले हैं परसों तरसों, तो बड़े लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अपने आप को इमेजिन करो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर्स हो और उन्होंने 10 रुपए वाला शेयर समझ लो 200, 200, 250, 300 रुपए में निकाला है और अब आप SBI की ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलना भाई उन प्रॉफिट के लिए। फिर देखो आगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी, अप्लाइड को लिखो, इस वाले टॉपिक को लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी आपने बचपन से सुना होगा, बस एक ही टॉपिक हमेशा आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। 5-6 चीजें होती थी, ठीक है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, बताना ठीक है कि नहीं। एक, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, बोनस और बायबैक, ये 5 होते हैं। देखना यही है सेम। सबसे पहला, इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स टू द मेंबर फुली पेड अप, ठीक है, पहला सर्कल करो, फुली पेड अप बोनस शेयर्स, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन पेड या डिस्काउंट, या फिर इसको आप अंडरराइटिंग कमीशन भी कह सकते हो। याद रखना ये कमीशन ऑन इश्यू है। रिडम्पशन जो है दूसरा है आपके पास, लास्ट है रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब, और लास्ट आपके पास है ओन शेयर्स यानी कि 68 वाले बायबैक। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ गया, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डन। मैं एक बार के लिए इसको सीधा सीधा फिगर्स के साथ रिलेट करता हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब ध्यान से देखते चले जाओ, मुझे सैलरी देनी है 2,000 रुपये, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 का, मेरे को सैलरी देनी है 2,000 रुपये। कैन आई डू दिस? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसों से मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास ना डिस्काउंट पड़ा है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, क्या मैं इसके लिए यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इसके लिए यूज कर सकता हूँ? क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि पहली बात ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कभी डिस्काउंट पे होंगे नहीं। कभी आप सोच के देखो, बैंक में पैसा जमा कराया भाई, आज 10,000 दे रहा हूँ, कल को 9,000 रुपये दे दियो, नहीं तो बड़ा मारूंगा, ऐसा होगा? किसी को 10,000 रुपये दोगे और कहोगे कि मेरे को 9,000 दे दे, तो ये नहीं होता। अच्छा, तीसरा, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके लिए प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके लिए नहीं जी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो पैसा है, यहाँ से तो पैसा आया है ऊपर, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स समझ लो 8,000 है, इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए क्यों नहीं कर सकते भाई? अच्छा, क्लियर है? अब आपको पता चल गया, मतलब जो पैसा है। अच्छा, एक और देता हूं मैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पब्लिक से आया है, वो पैसा तो पड़ा है हमारे पास, तो बैंक में ही पड़ा होगा, लेकिन आप उस वाले पैसों को एक अलग अकाउंट में रख के या एक अलग अकाउंट में रख के, जैसे जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। मेरा कभी कभी यहाँ पे अकाउंट्स जा जाता है ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी, तो याद रखना ये यूटिलाइजेशन का मतलब था। उसके बाद आपके पास है, ऑडिटर नीड टू वेरीफाई वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड हैज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड वेदर एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट आउट ऑफ दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, कट कर दो देखो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। देन ऊपर आ चुका था ना, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दो, 5 उसके पर्पस बता दिए, उसके अलावा यूज मत करना, जो पर्पस बता दिए फिर क्यों यूज करूंगा। 5 पर्पस एक बार फिर से, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ डिस्काउंट या कमीशन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, गलत, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। तीसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स, ठीक है, 3 हो गए। बायबैक ऑफ ओन शेयर्स और फुली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए। चलो जी, सेक्शन कौन सा था? 52। अब थर्ड आ रहा है सेक्शन 53, सेक्शन 53, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। देखो यहाँ पे लिखो, नॉट अलाउड। पहले अलाउड होता था हमारे जमाने में, आज से 200-300 साल पहले, अब अलाउड नहीं होता ये, ठीक है।
तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट 53. A company shall not issue shares at discount except in case of issue of sweat equity shares. यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास MCQ बनता है ना, MCQ की रीजनिंग में आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि सोच के देखो स्वेट इक्विटी शेयर तो आप फ्री में दे रहे होते हो या फिर सस्ते दे रहे होते हो. सस्ता देना मतलब क्या होता है, डिस्काउंट नहीं होता, तो कह रहे हैं वो अलाउड है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा था सेक्शन 53 है ना, नॉट अलाउड. अगला पॉइंट लिखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स इज अलाउड. Sweat equity shares are allowed. Sweat equity shares are allowed. Shares issued अगर आपने कर भी दिए उसको माना जाएगा void. अब देखो आपके पास आ रही है एक अमेंडमेंट. ये आपके पास पॉइंट अगर आप इस बार के आरटीपी में देखोगे उन्होंने अमेंडमेंट के तौर पे लिखा हुआ है. ठीक है, ए पॉइंट, ए मतलब अमेंडमेंट. देखते हैं क्या है. अगर कर दी तो आपको पनिशमेंट होने वाली है. वेयर कंपनी कॉन्ट्रावेंस द सेक्शन, कंपनी शैल बी पनिशेबल. कंपनी को सर्कल कर दो. पहले तो ये किसको पनिशमेंट देंगे कि हमारे होते हुए तूने हमारे रूल्स कैसे तोड़े. कितने, वी शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक. एंड एवरी ऑफिसर, दूसरा पॉइंट आ गया ऑफिसर के ऊपर, जिसको आप 6 महीने तक की जेल भी दे सकते हैं या फिर 1 लाख से 5 लाख तक फाइन और बोथ. पनिशमेंट किस किस के लिए है, कंपनी के लिए. कंपनी के लिए 1 लाख से, और जेल कितनी, कंपनी जेल में नहीं जाएगी. अच्छा ठीक है. और ऑफिसर जेल में जा सकता है. मिनिमम 6 मंथ है कि मैक्सिमम 6 मंथ. और पेनल्टी कितनी है, सेम 1 लाख से 5 लाख और बोथ. इसको लिख दो लर्न. ये वाली पेनल्टी आपको याद रखनी है. क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट थी. अगला आपके पास है ऑडिटर नीड टू वेरीफाई कंपनी हैज नॉट इशूड. तो उसको ठीक है, नीड टू वेरीफाई कंपनी हैज नॉट इशूड एनी शेयर्स एट डिस्काउंट. ठीक है, फॉर दिस पर्पस रेड द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो इसको लिख लो मिनट्स किस किस के, ऑफ शेयर होल्डर के भी, डायरेक्टर के भी. तो देखा जाए हमने क्या. मेरे को एक बात बताओ, आपने 3 टॉपिक अभी पढ़ ली है ना, शेयर कैपिटल पढ़ लिया, प्रीमियम पढ़ लिया, डिस्काउंट पढ़ लिया. यहां तक आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है, पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं. पेपर सीधा सीधा ना इस हिसाब से आएगा. ये जो शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट है, मेरे अटेम्प्ट में आया था. ये मेरे अटेम्प्ट में आज से 6-7 साल पहले आया था. सीधा क्वेश्चन यही आएंगे कि डिफाइन द ऑडिट प्रोसीजर विद रिलेशन टू शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट या शेयर इशूड एट प्रीमियम. बोनस नंबर है. इस चैप्टर को कभी भी इग्नोर मत करना, कभी भी करना है पहले करना, क्योंकि जो चैप्टर के आपके बोनस नंबर मिल रहे होते हैं ना फ्री के, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना. देखो बड़ी लॉजिकल या बड़ी जर्नल फिलोसफी है. जो चैप्टर में आसान लगते हैं, फॉर एग्जांपल कारो, या फिर पहला चैप्टर, या कंपनी ऑडिट को भी मैं थोड़ा आसान वाली कैटेगरी में रखता हूँ, या फिर जैसे ये हो गया शेयर कैपिटल. हमें लगता है ये चैप्टर तो चलो एक बार रीड आउट करेंगे हो जाएंगे. तो इन चैप्टर्स को आप एक बार के बजाय 3 बार रीड आउट करो. रीजन क्या है कि जो चैप्टर्स आसान हैं, स्कोरिंग है, क्यों ना आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं. ऑडिट प्रोग्रामिंग है ना, डॉक्यूमेंटेशन, उसके तो पॉइंट आप फिर भी भूल जाते हैं, उसके ऊपर तो मेहनत करते हैं. तो जो पॉइंट आसान होते हैं ना, जो चैप्टर्स, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करो, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आता है उसमें से तो फुल में से फुल मार्क्स मिले. तो हमेशा याद रखना, इजी वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया करो. चलो सर भाषण मत दो, आगे चलो. इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. शेयर कैपिटल हो गया था, प्रीमियम हो गया. प्रीमियम की लिमिट कितनी है, नो लिमिट. ठीक है, प्रीमियम के क्या थे, यूटिलाइजेशन थी. डिस्काउंट में क्या क्या केसेस निकल के आई, नहीं कर सकते, और पेनल्टीज निकल के आई थी. मेनली एक तो आप नहीं कर सकते और पेनल्टीज निकल के आई थी, और उसके बाद रेड द मिनट्स. इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से कोई एक आध पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हो तो अपने आप कर देना पेपर में, जब याद ना आए तो. आगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स, अब मैं क्या कराऊं, कितना तो किया होगा आपने. ये एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं या डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, या डिस्काउंट, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लिखो दिमाग, या फिर इसको लिखो आइडियाज, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो सर्विस, है ना, जो उसकी जॉब है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब आप वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड में बैठे हो, जॉब में बैठे हो,
उनको आइडियाज प्रोवाइड करवा रहे हो या अपनी जॉब सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके बदले में उन्होंने आपको क्या दिए शेयर्स, सस्ते या महंगे या फ्री, सस्ते हो गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा उनका मन करे तो फ्री भी दे सकते हैं, लेकिन फ्री देंगे नहीं, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, आपके पसीने के बदले, या ये बोल लो आपकी मिठाई के बदले ये बोल लो, दोनों को कोरिलेट कर लो, है ना। आपकी वैल्यू एडिशन के बदले में इन्होंने बोला भाई वट एवर नेम कोड, नाम कुछ भी दे दो, आपको शेयर मिल रहे हैं सस्ते और बढ़िया। वेरिफिकेशन क्या करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है ऑडिटर में सी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यूड बाय द कंपनी आर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड। आर ऑफ क्लास ऑफ शेयर का मतलब होता है जैसे कि इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला था तो अभी भी इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले दो। एंड फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, तो कंडीशंस को सर्कल इसको लिख दो, ये कंडीशंस आ जाए शब्द, चाहे आ जाए ऑडिट प्रोसीजर, चाहे वेरिफिकेशन, कुछ भी आपको यही लिखना पड़ेगा। सबसे पहला एसआर पास करो जी, एसआर पास करोगे तभी आप शेयर्स मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आपके पास है रेजोल्यूशन, जो आप एसआर पास कर रहे हो ना, इस एसआर में नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन कितना ले रहे हो इफ एनी, क्लास ऑफ शेयर, डायरेक्टर एम्प्लॉइज किसको आप दे रहे हो, तो इसमें आप लिख लो जर्नल डिटेल्स, ठीक है, जर्नल डिटेल्स। इसके बाद आपके पास है नॉट लेस देन 1 ईयर एट द डेट ऑफ सच इशू elapsed since the date on which company has commenced the business, नॉट लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे कंपनी आपकी स्टार्ट हुई, एक साल यहाँ पे खत्म शुरू हुआ, कमेंस हुआ बिजनेस यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस कमेंस हुआ, ये आपका एक साल यहाँ पे जाके खत्म हुआ। जो आपको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं ना, अब कर सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे इश्यू कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला नॉट लेस देन 1 ईयर एट द डेट ऑफ इश्यू elapsed, कम से कम वो कह रहे हैं कि एक साल से कम का टाइम नहीं बीतना चाहिए, यानी कि एक साल या उससे ज्यादा का टाइम बीत जाना चाहिए जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहते हो। देखना लैंग्वेज पढ़ के, नॉट लेस देन 1 ईयर elapsed, एक साल से कम नहीं बीतना चाहिए जब भी आप शेयर इश्यू कर रहे हो उस दिन पे, तो यानी कि कम से कम एक साल बीत जाना चाहिए। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, मिनिमम 1 ईयर हैज बीन elapsed, मिनिमम 1 ईयर हैज बीन elapsed। बाकी अपने आप लिख लेना ना, ऑन द डेट ऑफ इश्यू फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर हैज बीन elapsed। पहला था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जर्नल डिटेल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कौन एम्प्लॉइज है, मार्केट प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वेयर द इक्विटी शेयर्स, अगर वो लिस्टेड है, बस मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ लिस्टेड है, जो आप लिस्टेड शेयर दे रहे हो तो सेबी गाइडलाइंस, तो सेबी गाइडलाइंस को फुलफिल कर लेना। अगर लिस्टेड कंपनी के वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड, वेयर द इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड, अगर ये शेयर्स जो हैं लिस्टेड हैं तो सेबी गाइडलाइंस पूरी कर लेना। कौन सा टॉपिक खत्म हुआ अपना, सेक्शन नंबर बोलो बिना देखे, 53। तो अभी यहाँ पे कहीं पे सेक्शन नहीं दिया हुआ, अपनी लॉ वाली बुक में से उठा के लिख लेना। डन, ऊपर वाले में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54, अच्छी बात, इसको लिख दो सेक्शन 54, बहुत बढ़िया। 52 था प्रीमियम, 53 था डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी शेयर 50। इनकम टैक्स एक्ट का है, जीएसटी का है, ये याद रह जाएगा, ये कंपनीज एक्ट के हैं। चलो जी आगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पॉइंट नंबर 5, शेयर कैपिटल रिड्यूस करने वाला समझते हो ना आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर्स। तो सबसे पहले देखो इसमें भी आपके पास एसआर लगने वाला है, अगर आप शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाहते हो। रिड्यूस ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए में कर दिया आपने। चेक द एओए, एओए की फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेना, एओए ऑथराइज करता है, एओए पहला हो गया एसआर, दूसरा एओए एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल confirming the reduction and ensure a copy of order and minutes have been registered and filed with ROC।
तो ऑर्डर, तीसरा आपके पास पॉइंट निकल के आया, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल का मतलब कौन सी ट्राइब्यूनल होगी ये? ट्राइब्यूनल है तो एनसीएलटी की बात हो रही होगी, अगर कुछ नहीं दिया हुआ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी को ध्यान में रखो, और फाइलिंग विद आरओसी। टॉपिक क्या चल रहा है बिना देखे? रिडक्शन, पक्की बात है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो पहला पॉइंट एसआर पास करना पड़ेगा, एओए पास करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल का अगर कोई भी ऑर्डर है वो लगा के वो देखना पड़ेगा, और उसकी कॉपी आरओसी को फाइल, इंस्पेक्टिंग द आरओसी सर्टिफिकेट, ठीक है। रिडक्शन पॉइंट नंबर 4 हो गया, आरओसी सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आपने उसकी कॉपी फाइल की तो आरओसी भी तो बेचारा बैठा है ना, वो भी आपको अलाउ करेगा। वाउचिंग द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द, ठीक है। तो 5वें की साइड पे लिखो जर्नल एंट्रीज, 5वें में हो गया जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आपके पास हो गया इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 फुलफिल किया कि नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 लिखो कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3, कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3। उसके बाद है कंफर्मिंग दैट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। अगर आपने उसके बाद रीवैल्यूएशन कर दी तो आफ्टर वाली बैलेंस शीट बनती है ना, तो वो बनाई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देख लेना क्या कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है मेंबर्स के रजिस्टर में, पड़ेगी। अगर 10 वाला शेयर 2 रुपए का हो गया, आपको बताना पड़ेगा ना अब आपके नंबर ऑफ शेयर इतने हैं कि आपने नंबर कम किए हैं, ये शेयर का प्राइस कम किया है। एक ये वाला शब्द तो आपको आपके टीचर ने बड़ा सिखाया होगा, वर्ड लिखो एंड रिड्यूस्ड, है ना। जो बाद वाली बैलेंस शीट बनाओगे कि उस दिन वाली नहीं, उस दिन के बाद वाली जो बैलेंस शीट बनाओगे। और एमओए अपना चेक कर लो कि कंपनी ने अपना एमओए ऑल्टर कर लिया कि नहीं किया। तो 8th पॉइंट के साइड पे लिखो, 8th पॉइंट के साइड पे लिखो रजिस्टर ऑफ मेंबर, 8th पॉइंट में लिखो सारे बच्चे लिखो रजिस्टर ऑफ मेंबर। 9th पॉइंट में लिखो एंड रिड्यूस्ड, और लास्ट में आप लोग लिखो एमओए ऑल्टर्ड। क्या क्या पॉइंट निकल के आए? सबसे पहला क्या पॉइंट आया था? एसआर पास करो, क्या आपको एओए अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेंबर की नहीं, एनसीएलटी की ऑर्डर आपने ले लिया और आरओसी को फाइल कर दिया, फिर आरओसी से सर्टिफिकेट ले लिया, क्या आपने जर्नल एंट्री ठीक कर दी, मेंबर्स के रजिस्टर में एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दी, शेड्यूल 3 फॉलो कर दिया, एमओए को ऑल्टर कर दिया, उसके बाद एंड रिड्यूस वर्ड जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देख लेना। नहीं, जैसे मर्जी, कोई सीक्वेंस में नहीं करना आपको, जैसे मर्जी लिख सकते हो। 10 पॉइंट है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ये वाला 5 या 6 नंबर का, ओल्ड सिलेबस में 6 नंबर का आता था, आपको 5 नंबर का आ सकता है। रीजन क्या है उनका? रीजन है कि एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गया ना, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन की जो है ना, जो 6 में आता था वो 4 या 5 में कर दिया, करना ही था। तो आप यहाँ पे 6 पॉइंट लिखोगे सफिशिएंट है, लेकिन हमें अपनी तरफ से लिखना है कि 7 या 8 पॉइंट लिख दें। मैं बार बार कहता हूँ ऑडिट का पेपर आपका जिसकी स्पीड अच्छी है उसका 2.5 घंटे में हो सकता है, जिसकी स्पीड एक नॉर्मल है उसका 2.25 घंटे में हो जाएगा, मेरे जैसों का 3 घंटे में हो जाता था, ठीक है। जो बच्चा कॉस्ट अकाउंट्स के पेपर 65 या 70 के करके आता था, मेरा ऑडिट का पेपर 100 का हो जाता था या 96 का, तो आप लोगों का बड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ पे टॉपिक क्या है आपके पास है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला। यहाँ पे आप असर्शन रिडक्शन वाले में नहीं लिखोगे चलेगा, स्वेट इक्विटी शेयर वाले में आप लिख देना क्योंकि बैलेंस शीट आइटम्स है, ठीक है। वैसे ट्राई कर लेना असर्शन लिख देना, असर्शन जो वही चल रहे हैं बैलेंस शीट आइटम्स वाले, आपको बस ये याद रखना है ये आइटम बैलेंस शीट वाली है कि पीएनएल वाली है। चलेंगे आगे। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्लोज कर देना ये सारी चीजें फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल का मेन टॉपिक चल रहा था, उसी को कह रहे हैं कि डिस्क्लोज कर देना नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड कितनी है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड कितनी है, पार वैल्यू समझते हो ना शेयर की, लाइक फेस वैल्यू वगैरह, रिकंसिलेशन ओपनिंग प्लस इश्यू विद क्लोजिंग, यही होती है रिकंसिलेशन। अगर मेरे पास ओपनिंग जितने हैं प्लस मैंने अगर कुछ इश्यू कर दिए वो इज इक्वल टू कितने के बराबर होने चाहिए, क्लोजिंग के बराबर में होने चाहिए। लिख लो इसको, ओपनिंग प्लस इश्यू, या फिर
माइनस बाईबैक, है ना, जो भी एडजस्टमेंट होगी। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना इस इक्वेशन में। ओपनिंग में सेल वाले माइनस कर देना, इशू वाले ऐड कर देना, इज इक्वल टू क्लोजिंग होने चाहिए, ठीक है। कितना आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये आप देख लेना, ओके। जी पॉइंट देख रहा हूँ मैं, शेयर इन अ कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर स्पेसिफाइंग, ये वाले पॉइंट को स्टार। ये डिस्क्लोजर्स के पॉइंट चल रहे हैं कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 5% या उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उसका नाम अलग से लिखना है, ये वो चीज है। टॉपिक क्या है? डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में है शेयर इन अ कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। टोटल शेयर्स है मेरे पास 1 लाख, किसी के पास भी 5000 या उससे ज्यादा हुए तो उसकी डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। अगर मेरे पास सिर्फ 2000 है तो मेरी डिस्क्लोजर नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। शेयर्स रिजर्व्ड फॉर इश्यू अंडर ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब इशोप्स या कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट, जो भी आपने डाला हुआ है कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट एज एट विच द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ये 5 सालों के लिए आपको डेटा इकट्ठा करके दिखा देना बस, बाकी ठीक है। कुछ शेयर्स अगर आपने बोनस शेयर बांटे, बायबैक किए, या कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, शेयर इनटू डिबेंचर्स में कितने अनकॉल्ड है और फॉरफीचर है, ये सब सारी चीजें क्या है, यानी कि जो बचा खुचा था ना शेयर कैपिटल का, उन्होंने डिस्क्लोजर में डाल दिया। अगर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो डिस्क्लोजर वाली 2-3 चीजें लिख सकते हो। देखो मैं आपको एक बार के लिए फिर से क्लियर करता हूं, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया ऑडिट प्रोसीजर विद रिलेशन टू शेयर कैपिटल, 3 लिख दो असर्शन, एक नाम, एक लाइन के, ठीक है। असर्शन लिख दिए, फिर शेयर कैपिटल का प्रोसीजर लिख देना। ये आजा ये वाला शेयर कैपिटल का प्रोसीजर लिख दिया, ठीक है। शेयर कैपिटल का प्रोसीजर लिख दिया। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना कि इश्यू डिस्काउंट पे के प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये अक्रेंस की बात नहीं कर रहे थे ना कि इस साल आपने इश्यू किए हैं, स्वेट इक्विटी शेयर किए हैं या प्रीमियम पे, वो नहीं। शेयर कैपिटल का आ गया, असर्शन के साथ ऑडिट प्रोसीजर लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि हाँ यार सजा के आए पेपर, तो 2-3 डिस्क्लोजर्स लिख देना। लेकिन अगर शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आया तो ये लिख देना, इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर वाले पॉइंट बीच में ही घुसा देना। आई थिंक पॉइंट याद करने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं हार्ड। चले आगे, शेयर कैपिटल हो गई। आप मुझे बता सकते हो कि इसके मेजर हेड क्या होते थे? पहला मेजर हेड क्या था? बैलेंस शीट का पहला मेजर हेड क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर सेकंड, तो ये वो आ गया, मतलब फर्स्ट मेजर हेड का सेकंड सब हेड आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा तो? शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रोविजन का मतलब एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। मतलब सीए इंटर वाले बच्चे खुश हो जाते हैं यार, अब तो प्लस 2 में नहीं है, प्लस 2 को ये क्वेश्चन आ जाए, प्लस 2 वालों को आ जाता था, उनको लगता था किस दुनिया के हैं ये, और इंटर वालों को आ जाए वो मजा ही आ गया, 5 या 4 नंबर बन सकते हैं। फाइनल में उम्मीद भी मत करना। तो प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस कुछ? रिजर्व जो प्रॉफिट हो जाते हैं उसका एक पार्ट होता है, एक तरह से वो इकट्ठा हो जाता है पिछले साल, ठीक है। और प्रोविजन हम फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी साइड करते हैं, प्रोविजन बनाते रहते हैं कि इन केस कोई अनसर्टेनिटी क्लियर करनी उससे। ये आपका हो गया पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। रिजर्व्स तो हैं आपके पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, और जो प्रोविजन होता है ये तो आप लाइबिलिटी के लिए कुछ असरटेन करके रखते हो या बचा के चलते हो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। सीए वालों के लिए तो बड़ा ही जमीन आसमान का फर्क है। ये तो हो गया प्रॉफिट का पार्ट कि कल को आपको डिविडेंड बांटना पड़ सकता है इसमें से या किसी और पर्पस के लिए, जबकि प्रोविजन होते हैं वो तो आपकी एक अनसर्टेन लाइबिलिटी, ठीक है। फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है, उसकी सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जबकि ये क्या हो गए? रिजर्व्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व्स आर अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी। ये वर्ड आप प्लीज लिख के आना, विच आर नॉट फॉर एनी लाइबिलिटी या कॉन्टिजेंसीज या कमिटमेंट या डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। तो कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ये हमने इसलिए नहीं साइड में रखे
कि किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या हमें कोई कॉन्टिंजेंसी होने वाली है कि हमें देने की नौबत आ सकती है, या हमने किसी को कमिटमेंट करके रखी है उस चीज़ के लिए नहीं है, या हमने किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए नहीं रखा, ये हमने रखा है कल को डिविडेंड दे सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंड करना है वहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे रिटेन अर्निंग के तौर पे, ये वो चीज़ है। रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट हेल्ड फॉर डिविडेंड, यानी कि ये आपने जर्नली रखा है डिविडेंड पर्पस के लिए। अगले साल अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं होता तो आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो ना, जब आप एवरेज निकालते हो एवरेज 5% होना चाहिए पिछले 3 सालों का, 10% बच जाना चाहिए एक्सेट्रा। या फिर इन्होंने बोला एक्सपेंशन ऑफ कंपनी के लिए कि कल को हमें पैसा चाहिए भाई, तो देखा जाए अगर मैं इसके वो लिखता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, मेरे को बताओ फॉर एनी लाइबिलिटी, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं किसी लाइबिलिटी के लिए रख रहा हूँ इसको, ठीक है, बनाते चले जाओ साथ साथ, डिविडेंड के लिए, ठीक है, सैलरी पे करने के लिए, अगर वो एक्सपेंशन का पार्ट हुआ है ना, बिजनेस एक्सपेंशन डजंट मीन ना कि आप हमेशा बिल्डिंग खरीद रहे हो, उसमें आपको प्रोफेशनल्स को देने पड़ते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे सैलरी काट रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, किसी प्रोविजन के लिए नहीं, क्योंकि प्रोविजन भी तो एक लाइबिलिटी है ना, चाहे वो अनसर्टेन लाइबिलिटी है, कुछ टाइम बाद हमें पता चलेगा नहीं, तो आपने रिजर्व और सरप्लस किसी लाइबिलिटीज के लिए नहीं बनाए, डिविडेंड के लिए, एक्सपेंशन के लिए रखे हुए हैं। चले जी आगे, प्रोविजन, दीज आर चार्ज, इसका सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट ये है, चार्ज का मतलब समझते हो, P&L में डेबिट करना, P&L में डेबिट करना एज अ लॉस बोल लो इसको, चाहे एक्सपेंस बोल लो आप, इस बात पे डिबेट नहीं होनी चाहिए लॉस है एक्सपेंस है क्या है, हमारे लिए नहीं है, हमें देखना है P&L में चार्ज करने का मतलब होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, जबकि रिजर्व तो सारे चार्ज करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसकी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, यानी कि प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते हम सारी लाइबिलिटीज मुका चुके हैं, है ना, जबकि ये आपका है चार्ज, आप कर सकते हो इसको, यस, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, P&L के डेबिट में दिखाते हो, आजकल आपका कंपनीज का P&L अकाउंट वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है ना, तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कहाँ पे आएंगे, पहला उसका एक्सपेंस का हेड कौन सा होता है, पहला एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं होता, फर्स्ट वैसे पहला होता है मटेरियल कंज्यूम, दूसरा सेकंड होता है परचेज, थर्ड होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, फोर्थ गलत, एम्प्लॉइज बेनिफिट गलत, फोर्थ एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, फाइनेंस कॉस्ट वो, चलो फिर फोर्थ होता है आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट, पांचवा होता है फाइनेंस कॉस्ट, सिक्स डेप्रिसिएशन, सेवंथ तो जो कहीं नहीं आएगा वो तो अदर्स में, ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे वर्टिकल वाले, क्योंकि यहाँ पे मैं याद करवाने के लिए सबसे बढ़िया होता है टी शेप में, है ना, तो पे चार्ज का मतलब होगा P&L में आप डेबिट कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट कम आ जाएगा, फिर बाद में तो प्रॉफिट कम आएगा, तो प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि P&L अकाउंट या इनकम्स, टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना सकते हो, रिन्यूअल या डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट का, फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको सर्कल कर देना, जिसके अमाउंट नहीं आप डिटरमाइन कर सकते, आपको कभी पता है कि कितना पैसा आपका डूबने वाला है, अगर आपने प्रोविजन फॉर वारंटी बनाया आपको पता लग जाएगा आपके कितने प्रोडक्ट खराब होने वाले हैं, नहीं, तो कह रहे हैं इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए तो एस्टिमेशन लगा लेते हो, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट टू मेक गुड द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट वेदर ड्यू टू फैक्ट दैट सम ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज और डेथ्स हैव प्रूव्ड टू बी इररिकवरेबल ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रोविजंस, कह रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज से भी कुछ होता है तब भी आप उसको P&L में डेबिट कर सकते हो, यानी कि एक तरह से लॉस है, और लास्ट में बोला गया कि ये चार्ज करोगे तब आपका प्रॉफिट पहुंच जाएगा। डिफरेंस देखते हैं क्या है, एग्जाम में बहुत आता है सीए इंटर वालों को, रिजर्व और प्रोविजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है लेकिन पेपर में आता है। पहला बोल रहे हैं एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन क्या होगी, रिजर्व या प्रोविजन, और प्रोविजन क्या होगी, सेकंड नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी,
तो ये कह रहे हैं किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन लाइबिलिटी आपने अब एएस कर लिए होंगे, सर्टेन भी हो सकती है अनसर्टेन भी। AS4 और AS29 पढ़ लिया होगा। आगे है रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर इज अ प्रॉफिट। बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बाद ही तो बचता है भाई। जब नेट प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व कहाँ से आएगा? अगर इट मस्ट बी क्रिएटेड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, लॉस थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, P&L में डेबिट तो करना ही है। ये कह रहे हैं ऑप्शनल है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में CRR DRR बनाना ये कंपलसरी होता है। वैसे अगर आप रिजर्व रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जर्नल रिजर्व, आपकी मर्जी है भैया, लेकिन अगर CRR DRR वाली सिचुएशन के अंडर आप फॉल कर रहे हो तो CRR DRR मैंडेटरी होगी। तो यहाँ पे लिख लो CRR DRR ये जो है मैंडेटरी रहेंगे। और ये कह रहे हैं ये नोट ऑप्शनल है, ये तो आपने यहाँ पे लिख लेता। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मस्ट, तो आपको प्रोविजन तो बनाने ही पड़ेंगे, तो आप लिख लेना एज पर गैप। जल्दी से एक बार के लिए मीनिंग पढ़ो रिजर्व प्रोविजन के दोबारा से। आ जाओ आगे। रिजर्व्स की आगे कैटेगरीज आ रही है, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व जनरली आपने रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल जर्नल रिजर्व, फॉर एग्जांपल जर्नल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व कौन से हो सकते हैं? CRR, जिनको आप मेनली किसी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे होते हो। रेवेन्यू रिजर्व्स represent profits that are available for distribution to shareholders held for the time being or any one or more purpose. Divisible profit in lean years, जब आपको प्रॉफिट कम वगैरह हो रहा होता है, एक्सटेंशन के लिए, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, और जनरली स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो कह रहे हैं इसको यूज आप करते हो जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, यूज क्या के लिए? अपन ने पहले भी देखा था, डिविडेंड के लिए, ठीक है। इसकी यूजेज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? डिविडेंड के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन में इन्होंने बोल दिया वर्किंग कैपिटल भी आपकी चलेगी। बिल्कुल बढ़िया बात है, वर्किंग कैपिटल बिजनेस का ही तो पार्ट है। तो यानी कि वर्किंग कैपिटल में अगर आपको सैलरी देनी पड़े तो सैलरी को आप कह सकते हैं इज कवर्ड अंडर द एक्सपेंशन। बिल्कुल है, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब जनरली हमारे माइंड में पता क्या आता है? बिल्डिंग खरीद रही है, प्लांट और मशीनरी आ रही है। अब हमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। एक्सपेंशन का मतलब है हम बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, चाहे उससे वर्किंग कैपिटल लगे, चाहे प्लांट और मशीनरी, चाहे बिल्डिंग। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट सरप्लस या प्रॉफिट अर्न्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, लाइक अगर आपने कोई एसेट फिक्स्ड एसेट्स बेची है एंड विच आर नॉट इंटेंडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब यहाँ पे आप डिविडेंड नहीं बांटने वाले, यहाँ से इसकी यूज में आप डिविडेंड नहीं बांटेंगे। Capital reserve does not include any amount regarded as free for distribution। ऊपर वाली लाइन को नहीं रिपीट कर दिया, देखो सेकंड पॉइंट का देखना कोई नया मतलब निकल रहा है? नहीं। इंक्लूड्स शेयर प्रीमियम, CRR DRR या फिर प्रॉफिट ऑन रेशियो फॉर पिक्चर। इसको आप करो मार्क, MCQ आया था मॉक टेस्ट पेपर में कैपिटल रिजर्व को लेके, जिसमें इन्होंने क्या किया, 3-4 रिजर्व्स दे दिए, बीच में से एक रेवेन्यू रिजर्व वाला दे दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो अगर आपको यहां से पता चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस और फॉर इशूइंग द बोनस शेयर इफ इट इज रियलाइज्ड। CRR की तो यूटिलाइजेशन ही एक पर्पस के लिए होती है, फुली पेड बोनस शेयर देने के लिए। तो यानी कि इसकी यूटिलाइजेशन या तो आप फिक्टिशियस एसेट्स को या फिक्टिशियस लॉसेस वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए भी कर सकते हो, फुली पेड बोनस शेयर के लिए भी कर सकते हो। बट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम या CRR कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 52 या 55 वाले, वो अपन ऊपर सीखे थे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिख दो
यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन हमारी कहाँ कहाँ पे हो सकती है? एक तो हो सकती है राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, और क्या क्या थी? बोनस शेयर्स, या फिर सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। देखते हैं क्या क्या थे। रेवेन्यू रिजर्व, जहाँ पे आप डिविडेंड बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते? अच्छा जी। एक्सपेंशन के लिए कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या थी? जर्नल रिजर्व्स, या आपका करंट ईयर का P&L अकाउंट का बैलेंस। करंट ईयर का P&L अकाउंट का बैलेंस भी तो रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट ही बन जाता है ना, जो रिटेन अर्निंग, मतलब उसमें से कुछ डिविडेंड बांट दिया, बाकी आपने जर्नल रिजर्व में ऐड कर दिया। कैपिटल रिजर्व में आपके पास आ रहे थे CRR, और क्या आ रहा था? DRR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। ये डिविडेंड के लिए बांट सकते हैं क्या? इनसे डिविडेंड बांटा जा सकता है, इनसे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगी? फुली पेड बोनस शेयर के लिए, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, सेक्शन 52 की अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 5 यूटिलाइजेशन करने के लिए। चलो जी ठीक है, याद आ गया जी इनको। एसर्शंस भी थे इसके। एसर्शंस देखो सेम है, हमारे लिए तो AOCE होते थे, लेकिन इन्होंने तो अपने ही बनाए हुए हैं। ऊपर कॉमन एसर्शंस में कुछ और डाल दिए, यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी डाला गया। तो क्या क्या है एसर्शन? एग्जिस्टेंस, ठीक है, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। चलो जी आगे। अब कह रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का पहला टॉपिक निकालना, पिछले पेज पे था। देखो इन्होंने शुरू कैसे किया था रिजर्व एंड सरप्लस में? पहले इन्होंने ऑडिट प्रोसीजर नहीं शुरू किया, याद रखना, क्योंकि ये आपको गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले रिजर्व एंड सरप्लस बोला, पहले मीनिंग पे आ गए। दोनों रिजर्व का मीनिंग बता दो और प्रोविजन का, फिर इन्होंने रिजर्व की टाइप्स में पहुंच गए, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, फिर असर्शंस पे पहुंच गए। अब कह रहे हैं भैया रिजर्व एंड सरप्लस की ऑडिट भी कर लो। ये अब आपके पास आ रहा है ऑडिट प्रोसीजर। कंपेयर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व विद द प्रीवियस ईयर। तो पहला पॉइंट तो पीछे शेयर कैपिटल में भी यही था, कंपेयर कर लो ओपनिंग प्लस करंट ईयर को इज इक्वल टू क्लोजिंग के साथ। तो देखा जाए तो क्या हो गया? ओपनिंग प्लस करंट ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग। फॉर एडिशन या यूटिलाइज इन करंट ईयर इन केस P&L अकाउंट, शेयर प्रीमियम या अदर इक्विटी। P&L को आप कैसे देखोगे? ट्रेस द मूवमेंट डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टू सरप्लस या डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कह रहे चेंजेस इन इक्विटी आपका FS का पार्ट होता है। FS में पहले आता है P&L, फिर आता है बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स। तो कह रहे चेंजेस इन इक्विटी चेंज हुई होगी तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के? दोनों। इक्विटी में क्या क्या आएगी? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं चेंजेस इन इक्विटी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा सा माइंड ब्रॉड करो ना। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जहां पे शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व सरप्लस भी आएगा। वो चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोल रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा, ठीक है। तो कह रहे हैं उसको आप P&L अकाउंट से मैच कर लेना, क्योंकि P&L में जो प्रॉफिट या लॉस आया होगा इक्विटी तो चेंज ही होगी। फॉर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिविडेंड पेमेंट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वेरीफाई द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यानी कि यहाँ पे BR आप अपना चेक कर लेना, मतलब P&L में जितना पैसा आया चेंजेस इन इक्विटी में आपने डाल दिया, कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, डिविडेंड दिया तो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं हुआ था। शेयर प्रीमियम, तो कह रहे हैं वेदर कंपनी हैज इशूड एनी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। यही मैं आपको चीज सिखाने जा रहा था, ड्यूरिंग यानी कि ये यहाँ की बात हो रही होगी करंट ईयर की। तो कह रहे हैं क्या उसकी नॉमिनल वैल्यू के एक्सेस से किया? नॉमिनल वैल्यू का एक्सेस ही तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है मेरे ख्याल से, पक्की बात है। फेस वैल्यू से जितना आप अप करोगे वही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो कह रहे हैं वो सारा सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना। अदर इक्विटी अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजन, ठीक है। चलो जी, ऑडिट प्रोसीजर इन्होंने बोला कंपेयर कर लेना, फिर आप 2-3 चीजें कर लेना। P&L अकाउंट चेक कर लेना, P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो आपने चेंजेस इन इक्विटी में क्या इफेक्ट पड़ा।
डिविडेंड बांटा या डीडीटी दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, रेजोल्यूशन पास किए कि नहीं किए, शेयर प्रीमियम जो है, ठीक है, अगर आप नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर तो सेक्शन 52 को कंप्लाइंस किया कि नहीं किया, और अदर इक्विटी, ठीक है। तो शेयर प्रीमियम सेक्शन 52, 53 क्या था, 54 क्या था, स्वेट इक्विटी शेयर्स। आगे फिर से आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कह रहे कैसे कैसे आपको क्लासिफाई करना है बैलेंस शीट में। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट में आपने इसको कैसे शो करना है, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। कह रहे जब बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का सब हेड आएगा ना, मेजर हेड तो होता है आपका शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सब हेड आता है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फिर आती हैं आइटम्स, तो याद रखना सबसे पहले होते हैं आपके मेजर हेड्स, फिर आते हैं सब हेड्स, फिर आती हैं आपके पास आइटम्स। एग्जाम्पल मेजर हेड का एग्जाम्पल है शेयर होल्डर फंड, सब हेड का शेयर कैपिटल है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गए सब हेड आपके। आइटम्स क्या हो गई, आइटम हो गई आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L अकाउंट, CRR, है ना। अगर मैं शेयर कैपिटल की आइटम्स बोलता शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइक दैट। तो यहाँ पे डिस्क्लोज का मतलब ना बच्चों की इमेजिनेशन में क्या आता है, हर बार डिस्क्लोज का मतलब होता है कि ये नोट्स टू अकाउंट्स की बात हो रही है। भाई ये जरूरी इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स की बात नहीं की, ये कह रहे हैं मेजर क्लासिफिकेशन की ये बात कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कैसे, कि आपने बैलेंस शीट में एफएस में इसको कैसे डिस्क्लोज करना है। कह रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप ऐसे ऐसे आइटम्स बना लेना छोटे छोटे, कैपिटल रिजर्व अलग, CRR अलग, सिक्योरिटी प्रीमियम, DRR, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसोप्स, अदर रिजर्व या सरप्लस यानी कि P&L अकाउंट। A reserve specifically represented by earmarked investment shall be termed as a fund। ये आपने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में आपको कभी सुनने को मिला होगा, ठीक है। उसके बाद है डेबिट बैलेंस, ये पेपर में MCQ बन सकता है और ट्रू फॉल्स बन सकता है, कि आपको ये बताएंगे P&L अकाउंट रिजर्व और सरप्लस में कैसे शो करते हैं। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में, यानी कि देखा जाए कि प्रॉफिट में से माइनस करके। पहले वाली बैलेंस शीट्स में क्या होता था, पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 होता था, उसको जैसे अभी शेड्यूल 3 चलता है, वहां पे होता था रिवाइज्ड शेड्यूल 6, रिवाइज शेड्यूल 6 पिछले एक्ट में। तो वहां पे ना P&L को यानी कि लॉस को एसेट साइड भी दिखा सकते थे, अब दिखा सकते हैं, क्योंकि एसेट दिखा के ना लोगों को कंफ्यूजन होती है। +2 वालों को अगर उनको अकाउंट्स पढ़ाओ ना, कहें ना कि डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड आ रहा है, करें ये क्या होता है, एसेट साइड में प्रॉफिट और लॉस कहां से आ जाता है। बड़े मुश्किल समझाना पड़ता है उनको कि भाई जब नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ऐड करते हो, नेट प्रॉफिट लायबिलिटी साइड लिख रहे हो ना, तो आपको एसेट्स साइड फिर क्या लिखना पड़ेगा, लॉस। ये सोच के पहली कसम है ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अब अगर आपके पास डेबिट बैलेंस आता है तो बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज कैसे करोगे, नेगेटिव फिगर, यानी कि P&L का अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है या रिजर्व सरप्लस का, उसमें से माइनस करके दिखाना है। शेयर कैपिटल खत्म, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म, देखा जाए तो फर्स्ट मेजर हेड खत्म, शेयर होल्डर फंड क्या, यहाँ पे सेकंड मेजर हेड आ नहीं रहा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट या शेयर वारंट। आगे आ गया बोरोइंग। बोरोइंग आपके पास होता था नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट भी आ सकता है, करंट लाइबिलिटी का पार्ट भी आ सकता है अगर ये शॉर्ट टर्म हुई तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बोरोइंग लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट होती है कि करंट, नॉन करंट। सबसे पहले असर्शंस देखो सेम है, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम के है ना, याद करो एक बार क्या क्या है। यहाँ पे बस अगर आपका क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, ए की धज्जियां उड़ाई हुई है ना, बस ओ से ओ की भी उड़ाई हुई है, सी और ई आ रहा है। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में वर्ड आ गया ओ। ये 3 कीवर्ड्स सर्कल कर लिया करना।
एग्जिस्टेंस में होगा क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंप्लीटनेस में ऑल, वैल्यूएशन में करेक्ट अमाउंट, और ये है प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। जल्दी से एक बार ऑडिट प्रोसीजर बैंक बोरोइंग के पढ़ो और मुझे सुनाना। देखो कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको ना समझ में आ रहा हो। पढ़ लिए पॉइंट्स। सबसे पहले इन्होंने बोला बोरोइंग्स विद इन द पावर है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड में बोला वैलिडिटी और एक्यूरेसी, ये तो असर्शंस के पॉइंट ही हो गए है ना, वैलिडिटी और एक्यूरेसी। लोन एग्रीमेंट चेक कर लो और देख लो क्या चार्ज आपने क्रिएट किया हुआ है, यानी क्या गिरवी वगैरह रखा हुआ है। उसके बाद है क्या आरबीआई की इशू, अगर आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस बीच में आ रही हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए क्या आपने उसको फुलफिल किया कि नहीं किया। फिर बैंक से सर्टिफिकेट ले लो एट द एंड के लिए, मतलब कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, सॉरी एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद देख लो बैंक में आपने क्या क्या सिक्योरिटी जमा करवा के रखी हुई है, तभी तो लोन मिला होगा, है ना। और देख लो कि चार्ज रजिस्ट्रेशन को भरा हुआ, आरओसी को रजिस्टर्ड चार्ज किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब आप एमसी की साइड पे खोलोगे ना आपको मिल जाएगा, वहां पे आप एमसी की साइड खोलोगे ना वहां पे आपको बड़ा इजीली मिल जाता है कि कंपनी ने क्या चार्ज क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जब आप चार्ज क्रिएट करते हो आपको आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद कह रहे हैं रिकनसाइल द बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट विद बैंक स्टेटमेंट, तो रिकनसाइल कर लेना बैलेंस अपना, ओवरड्राफ्ट में क्या शो हो रहा है और आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या है। क्या जो लोन ले रहे हैं क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी, जनरली जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज होती है, ना कि शेयर होल्डर्स, ना कि शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आपसे मतलब लोन ले सकते हैं, और जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज किया है कि नहीं। ये यहाँ पे आ चुका था आपके पास क्लोज 9 कारों में भी आएगा, क्लोज 9 ऑफ कारों, जो आप लोगों ने टेस्ट में किसी ने भी ठीक नहीं किया था। देन अब है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर यानी कि देखा जाए तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन एसए 505, तो ये वही है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। अगर आपको चाहिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक कंफर्मेशन फ्रॉम मेजर लैंडर्स, यहाँ पे मेजर लैंडर्स क्यों लिखा हुआ है, हमारा क्लाइंट तो कंपनी, यहाँ पर तो क्लाइंट कंपनी से लेते हैं ना एक्सटर्नल, क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट की तो ऑडिट कर रहे हैं ना, उसी के तो हमें किसी पॉइंट में मतलब गड़बड़ नजर आ रही है या हम पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे तो बैंक से, लैंडर्स कौन हो सकते हैं, बैंक। तो कह रहे हैं फिर आपको क्या देखना है, ये चीज आप कई बार कर चुके हो, डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, सेंड द रिक्वेस्ट, उसके बाद है नॉन रिप्लाई रिमाइंडर्स, उसको देखते रहो, फिर कंपेयर रिप्लाईज टू द रिक्वेस्ट, यानी कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट नॉन या नेगेटिव थी या जो भी थी, और फॉर एनी एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, यानी कोई डिफरेंस लग रहे हैं तो इंक्वायरी करके देखना। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द लेंडर्स, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, कह रहे हैं बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म अलग दिखा देना, ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि देखा जाए नॉन करंट लाइबिलिटी, तो उसमें आप दिखा देना, अगर बॉन्ड्स हैं तो उसको अलग दिखाना, लोन्स अलग दिखाना, अदर पार्टी से अलग, बैंक से अलग,
लोन और एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज अलग, यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसे मत लिख देना लोन टेकन, भाई कहाँ से बताना पड़ेगा ना, तो ये कहाँ से है, ये वो चीज़ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह रहे हैं कैन बी सब क्लासिफाइड, बैंक ऑडिट में पढ़ा था हमने, ठीक है, सिक्योर्ड सिक्योरिटी वाइज जो भी है, तो कह रहे हैं सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। गारंटी वाइज, गारंटी किसने दी हुई आपके लोन की, डायरेक्टर ने या किसी और ने। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टर्म्स ऑफ रिडम्पशन है आपकी, या फिर जो डिवेंचर है वो कन्वर्टेबल तो नहीं। रिडीम्ड बॉन्ड्स विच कैन बी रीइश्यूड टू बी शोन, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, और पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट। ये सारी चीज़ों को आपने क्या लेके चलना है, इसको डिस्क्लोज करके चलना है, बैलेंस शीट वगैरह में अपना शो करके चलो। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ पे आ जाएगी, करंट लायबिलिटी में। बाकी सेम है, इसको लिख देना रीड वंस, ठीक है, ये बाकी सारा सेम है, सो रीड वंस। बड़े टाइम बाद आया ना हमारे पास आर ओ। क्वेश्चन देखो किस हिसाब से आया हुआ था, हाउ वुड यू वाउच या वेरीफाई। देखो जो ओल्ड सिलेबस में होता था ना, ओल्ड सिलेबस में ना एक चैप्टर है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो क्वेश्चन पता कैसे होते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाउच ये होता है वाउच या वेरीफाई द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 2 डिवेंचर्स, पॉइंट नंबर 3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 4 इन्वेस्टमेंट्स। 16 नंबर का, क्योंकि पॉइंट एक है उसके प्रोसीजर अलग अलग है। ट्रेड रिसीवेबल देखो कितना है आपके पास, चलो ट्रेड रिसीवेबल, इसके बाद ये आज का लास्ट रहेगा आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले असर्शंस, फिर से बैलेंस शीट वाली आइटम है ये। ट्रेड रिसीवेबल क्या का पार्ट होता है, करंट एसेट के नॉन करंट, करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटी, करंट एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, लिख दो सेम, बैलेंस शीट आइटम है ना, तो ये आ गया आपके पास सेम। चलो जी देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल में करना क्या है, ऑडिट प्रोसीजर कह रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, फॉलोइंग प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत बढ़िया जी। डायरेक्ट कंफर्मेशन ऐसे 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी कि डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेना उनसे। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगा लेना। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड नहीं है ये, परफॉर्म्ड है, ठीक है, इज हाउएवर अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बोला था इन्होंने, ठीक है, ये ए पॉइंट की डिटेल में आ गया। तो कह रहे एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड में मेरे को क्या क्या चेक करना है, मेरे को देखना है कि जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल के कौन से दो पार्ट्स होते हैं, सोच के बोलो थोड़ा सा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आप उनकी वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिकवरेबिलिटी चेक कर लेना, वैलिडिटी, एक्यूरेसी और रिकवरेबिलिटी। फिर एग्रीमेंट ऑफ बैलेंस चेक कर लेना कि सच में आपने उनको सेल की थी या पैसे लेने हैं कि नहीं किए। तीसरे में है इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड बैलेंस ऑडिटर शुड आल्सो एग्जामिन द कोरेस्पोंडेंस, यानी कि कुछ जो लिखत में है आपके पास है ना, जो डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स हैं वो चेक कर लेना। फिर आप देखो प्रॉपर ऑथराइजेशन थी, क्या की प्रॉपर ऑथराइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, या फिर एक्सेसिव डिस्काउंट आपने क्यों दे दी, या अनयूजुअल अलाउंसेस आपने क्यों दे दी। और अगर कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनती है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तब बनती है अगर आपको उन्होंने बीआर दे दिया हो, बिल रिसीवेबल, आप डिस्काउंट करवा के आ गए हो, तो अब आप मध्य मतलब मिडल में खड़े हो। वो बंदा जो मेरा डेटर्स है वो बैंक को पैसे दे देगा, जब तक नहीं देता तब तक वो आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो हो जाती है। तो क्या क्या प्रोसीजर है, पहला वैलिडिटी, एक्यूरेसी या रिकवरेबिलिटी चेक करो, वैलिडिटी, एक्यूरेसी। सेकंड में है कोरेस्पोंडेंस वगैरह चेक कर लो, एग्रीमेंट्स चेक कर लो, प्रॉपर ऑथराइजेशन और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। श्वेता सुनाना 5 बिना देखे, पहला आगे बोलते चले जाओ, 5 सुनाने हैं। एक्यूरेसी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वैलिडिटी, एक हो गया, आगे एक लास्ट वाला है कंटीजेंट लायबिलिटी, हाँ जी, एक
आपका भी साथ ही। चलो 2 हो गए, मैं मान गया। फायदा उठा लिया कोमल ने, इतने में पढ़ लिए। सुनाना कोमल पांचों। कौन सा याद है? वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, अच्छा ठीक है, रिकवरेबिलिटी, ओके, एक हो गया लायबिलिटी, और 2 हो गए। एग्जामिन, ऑथराइजेशन, अच्छा जी 3 हो गए। क्या की ऑथराइजेशन? वो जो डिस्काउंट वगैरह देंगे, आगे? एक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह में दिया, हाँ वो इसी में ही था। आगे एग्जामिनेशन, क्या की? ऑफ ऑडिट पेपर। अन्नू सुनाएगा, बड़ा हंस रहा है। पांचों। वैलिडिटी, आगे? रिलायबिलिटी, एग्जामिनेशन ऑफ ओके, आगे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। मतलब आप सोच रहे हो कॉन्टिनेंट लायबिलिटी लिख के आ जाओगे 1 नंबर मिल जाएगा। नंबर कमाने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलने वाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। यू हैव टू अर्न। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कह रहे हैं, अगर आप बिल रिसीवेबल की या ट्रेड रिसीवेबल की लेना चाहते हो डायरेक्ट कंफर्मेशन, तो कैसे? ऐसे 505, ठीक है। सबसे पहले कंसेंट ऑफ एंटिटी पूछ लो कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा आपके पास है, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ द ऑडिटर टू सीक द कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल, ऑडिटर शुड कंसीडर, क्या वो वैलिड ग्राउंड है अगर मैनेजमेंट वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट में है, सारे रेलिवेंट फैक्टर आप लेके चलना और अपने इंटरनल कंट्रोल को भी लेके चलना कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल कैसा है। फिर ट्रेड रिसीवेबल मे बी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंसेस, या एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, भाई हमें बता दो कि सच में आपने हमें इतने पैसे देने हैं जो हम बैलेंस शीट में शो करके बैठे हैं, या किसी अदर डेट पे कि हमारे इसमें शो हो रहा है कि आपने हमसे सेल की थी, परचेज की थी इस डेट पे, तो ये वो बैलेंस दिखा दो। फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पॉजिटिव रिक्वेस्ट चाहिए या नेगेटिव रिक्वेस्ट चाहिए? अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट है तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं आपको इन सभी में, तो आप देखो कि आगे आप क्या कर सकते हो। डन। इसके बाद आपके पास सी, ये आपके पास क्या खत्म हुआ था? ट्रेड रिसीवेबल का पहला था ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे पहले में? एग्जामिनेशन ऑफ। सेकंड में आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। उसके बाद आप कर रहे हो एनालिटिकल। यहाँ पे सबसे पहला है कंपैरिजन कर लो बैलेंस को, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल लोन्स या एडवांसेस विद प्रीवियस ईयर्स फिगर, पहला कंपैरिजन कर लो। रिलेशनशिप देख लो क्या का, डेटर और सेल्स का पिछले साल के साथ, कंपैरिजन ये भी वही हो गया, डेटर्स का और सेल का। फिर उसके बाद है कंपेयर कर लो बजट के साथ, जितनी आपने बजट में बनाई थी सेल्स या डेटर्स या रिकवरेबिलिटी उतनी हुई कि नहीं हुई। एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल समझते हो, कई बार बता दिया। तो डेटर्स की एजिंग करना, कौन से डेटर 6 महीने पुराने हैं, कौन से 1 महीने पुराने हैं, कौन से 10 साल तो नहीं 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो उसको बोलते हैं डेटर्स की एजिंग। ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है। कंपैरिजन ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज, ठीक है, क्या क्या की रेशियोज हो सकती हैं? डीटीआर हो सकती है, डेटा टर्नओवर रेशियोज, ऐसा कुछ देख लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड देख लो, और कंपैरिजन कर लो अपनी सारी रेशियोज को इंडस्ट्री नॉर्म्स के साथ। अगर मार्केट ही ऐसे चल रही है और आपकी कंपनी भी वैसा डील कर रही है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो पहला आपके पास था एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, सेकंड आपके पास था डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, थर्ड है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, जिसमें आपने जर्नली ज्यादा से ज्यादा क्या किए हैं? कंपैरिजन करके देखे। उसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ट्रेड रिसीवेबल को आपने कैसे शो करना है। एक्सीडिंग 6 महीने से ज्यादा हो गए ना तो इसको शो सेपरेटली, स्टार मार्क कर लो। बोले भाई 6 महीने हो गए पैसा ही नहीं आ रहा, भाई काम धंधा कैसे चल रहा है आपका? सुनने में बड़ा आसान है 6 महीने, सोच के देखो 6 महीने से अगर आपको पैसे ही नहीं मिल रहे तो बड़ी बात है ना ये। तो ये चीज देखो। फिर देखो कि सब क्लासिफिकेशन वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है या डाउटफुल है। अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी कि प्रोविजंस, एक तरह से प्रोविजंस हो गए। और डेट ड्यू किस किस से हैं? अगर डायरेक्टर से भी कुछ पैसा लेना है, या किसी ऐसे फर्म से जहाँ पे डायरेक्टर पार्टनर है, या किसी ऐसी कंपनी से जहाँ पे डायरेक्टर मेंबर है, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। यानी कि देखा जाए अगर डायरेक्टर को आपने एक तरह से लोन दिया हुआ है, या उसकी किसी फर्म को या कंपनी को। क्वेश्चन देखते हैं क्या आए हुए हैं। गिव योर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द फॉलोइंग: बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स
या ट्रेड पेबल कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस स्टैंडिंग इन देयर अकाउंट एट द ईयर एंड। ये तो गलत है, हमने अभी अभी पढ़ा ना कि बैलेंस शीट डेट के भी पूछ सकते हैं, दूसरे भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कंफर्मेशन भी आप उससे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखो, मैं ये कह रहा था, एक तो डेट ऑफ बैलेंस शीट अभी अपन ने पढ़ा था, एनी अदर सिलेक्टेड डेट पे भी जो रीजनेबली क्लोज हो बैलेंस शीट डेट के पास। ऑडिटर शुड बी सेटल्ड बाय ऑडिटर इन कंसल्टेंसी विद, मतलब बाकी उसके बाद तो आंसर लिख दिया सारा। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर इन ऑडिट। अच्छा जी, और एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेटर्स, ये तो हमने किया ही नहीं, अभी तो किया ही वो तो ट्रेड रिसीवेबल किया था ना। तो वो credit सेम नहीं होता, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर सेम होता है। चलो जी ठीक है, ये एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में ज्यादा पॉइंट्स क्या आ रहे थे, कंपैरिजन वाले, कंपैरिजन बजट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, रेशियोज के साथ, ये सब चीजें। हो गया। उसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर डेटर्स आया था। अभी आपने देखा था एक पहले आपने एक ये देखा था 6 मंथ के बाद वाले हैं उसको अलग दिखाओ, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल को अलग दिखाओ, उनकी एजिंग और उनके अलाउंसेस वगैरह। डन। इसी के साथ आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन जो क्लास वाले बच्चे हैं वो यहाँ से क्लास छोड़ के नहीं जा रहे अभी, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे बाय बाय कर दूं। ओके बाय बाय।